हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं इकॉनमी सेक्शन, आपका विजन अगस्त 2023 का मंथली मैगजीन। उसका गाइस हमने पार्ट 1 में 2 टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के डिस्कस किए थे। आज हम गाइस इस वीडियो के तहत जो पार्ट 2 वीडियो होगी उसमें हम 3 टॉपिक इकोनॉमिक के डिस्कस करेंगे। ऐसे ही गाइस डेली आपके पास विजन की वीडियोस आएंगी, तो आप इसको अच्छे से टाइम टू टाइमली करते चले जाओ ताकि आपका मंथली मैगजीन जो है वो आपका अगस्त मंथ का वो कंप्लीट होता चला जाए। ठीक है, ऐसे ही गाइस हर मंथ की मंथली मैगजीन्स को पूरी तरह से कंप्लीट करके बनाया गया है, चाहे वो जनवरी ले लो आप, फरवरी, मार्च, अप्रैल। आप देखोगे कि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारी वीडियोस मौजूद हैं। किसी भी मंथ की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके चैनल की प्लेलिस्ट चेक करके आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके उसे सुन सकते हैं। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकॉनमी का 3.3 का जो आपका दे रखा है थर्ड पार्ट टॉपिक का, दैट इज स्टार्टअप्स इन इंडिया। थर्ड टॉपिक आपका स्टार्टअप्स इन इंडिया है। देखो रिसेंटली क्या होता है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स बेसिकली उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी जिसका रिपोर्ट का नाम था इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप टू बेनिफिट इंडिया। ठीक है, अब देखो इंडिया में जो स्टार्टअप्स की कहानी है, स्टार्टअप बेसिकली क्या, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी एंटिटी जो स्टार्टअप में आएगी उसको फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसमें हेल्प किसकी मिलती है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। वो सारे स्टैंडअप से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड बेसिकली स्कीम्स को बनाते हैं। अब देखो इसमें स्टार्टअप के लिए अब आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए। पहला प्रोविजन है कंपनी की एज, यानी कि जो कंपनी का पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस है, ऑपरेशन है, वो 10 साल से एक्सीड नहीं होना चाहिए फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, समझ गए, 10 साल के अंदर अंदर आपको उसको इनकॉर्पोरेशन अगर है तो आप करा सकते हो। 10 साल से आगे बढ़ जाएगा तो आप इनकॉर्पोरेट नहीं करा पाओगे अंडर स्टार्टअप इंडिया की। सेकेंड टाइप है इसका कंपनी टाइप, यानी कि इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, और या वो प्राइवेट पार्टनरशिप के फर्म में रजिस्टर्ड हो या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में वो रजिस्टर होनी चाहिए। सेकेंड कंपनी टाइप समझ आ गया। तीसरा आपका आता है एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर का मतलब है कि कंपनी का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए अपनी इनकॉर्पोरेशन से लेकर आज तक में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर। चौथा है ओरिजिनल एंटिटी, यानी कि इसकी जो एंटिटी है वो कोई ऐसी स्प्लिटिंग या नहीं होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन वाला ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पांचवी लास्ट चीज़ है जो स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम को आगे एक्सेलरेट करती है, दैट इज इनोवेटिव एंड स्केलेबल। ये शुड वर्क टुवर्ड्स डेवलपमेंट का करना है, प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट पे काम करना है, वेल्थ इन्हांस करनी है और एम्प्लॉयमेंट इन्हांस करना है, बेसिकली हाई पोटेंशियल पे काम करना है। ये 5 के 5 पॉइंट आपको ज़रूर याद रखने हैं। कौन कौन से, कंपनी की एज, कंपनी का टाइप, एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, ओरिजिनल एंटिटी कितनी होनी चाहिए, लास्ट इज इनोवेटिव स्केलेबल के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कई सारे इनिशिएटिव लिए गए। अब आपको ये डेफिनेटली पता होना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया की जो स्कीम थी वो किस साल आई है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि स्टार्टअप इंडिया की जो आपकी पॉलिसी है वो आई है, लॉन्च हुई है 2016 के अंदर। और 2016 में जब ये आई तो ये आई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। इसमें एक पोर्टल भी बनाया गया है जो डेवलप किया गया अंडर सिडबी। ठीक है, फंडिंग में आप देख लो, इसमें आपका स्टार्टअप इंडिया सीड स्कीम है, ये सारी स्कीम्स हैं, नेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं। निधि एक इसका प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2016 में आया है। ठीक है, मीति में बना रखा है कि इन्होंने स्टार्टअप हब भी बना रखा है बेसिकली। अब हमारा ये एक चीज़ ज़रूर आपको डेटा बैंक फैक्चुअल डेटा के फॉर्म में ज़रूर पता होना चाहिए गाइज, वो है ये, हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्ल्ड में रखते हैं इंडिया के अंदर। 98,000 स्टार्टअप हमारे 2023 में थे एज कम्पेयर टू, जिसमें हम 2016 में अगर बात करें जहाँ हमारा शुरू हुआ था 428 स्टार्टअप थे। आज हमारे यहाँ एज ऑफ मेन 2023 108 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स होने का मतलब है कि हमारी जो वैल्यूएशन है मोर देन $1 बिलियन है। अब किसी भी कंट्री में अगर आप स्टार्टअप क्रिएट करते हो, स्टार्टअप वाली कंपनीज के लिए कुछ स्कीमें लाते हो, प्रमोट करते हो, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अब आप देखो अप्रॉक्सीमेटली 47% जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में हैं। तो यूथ को क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। समझो आप बात को, वुमेन एम्पावरमेंट होती है 47% जो रिकॉग्नाइज। अब आप सोचो एमएसएमई को बूस्ट मिल गया, मान लो आप अंडर स्टार्टअप स्कीम, तो सोचो वुमेन एम्पावरमेंट होगा कि नहीं होगा।
तो वुमेन को एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर भी है तो देखो फ़ायदा मिल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, हर तरह से हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फ़ायदा मिलेगा, जितने भी डीप टेक स्टार्टअप्स हैं वो आपको नए आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस के साथ आएंगे तो वहाँ फ़ायदा। उसके बाद आपका डेमोक्रेटाइजेशन होगा टेक्नोलॉजी का, इंक्लूसिविलिटी का, नई नई तरह की इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनीज में आएंगी। अब देखो ये तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, फ़ायदे फ़ायदे एंड फ़ायदे, है ना। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं इंडिया में डेफिनेटली स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे कम होता जा रहा है। सिर्फ 5.18% एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके पास स्टार्टअप्स हैं, जो बहुत कम है नंबर में, सोचो आप। उसके बाद आपकी देखो जनता कितनी एग्रीकल्चर कर रही है और आप स्टार्टअप कितना लेकर आ रहे हो। आपके यहाँ IPR की दिक्कत है, यानी पेटेंट एप्लीकेशन स्टार्टअप्स के लिए सिर्फ 11% जाती हैं, तो बहुत ही मतलब आप समझ लो गड्ढे में गिरे हुए हो। फिर फ्लिपिंग है, यानी कि जो फॉरेन कंट्री रजिस्टर कराती है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो 22 देश का है वहाँ उसने बोला कि फ्लिपिंग ट्रेंड है, यानी कि एक्सेस नहीं है ओवरसीज डेट का, एंजल टैक्स के रिस्क हैं एलिमिनेट हो जाते हैं, बेटर IP प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो फॉरेन कंट्रीज रजिस्टर करती हैं तो वो हाईलाइट फ्लिपिंग ट्रेंड होने जाते हैं। वो उनके पास एक्सेस ओवरसीज डेट का ये सब आपको मिलता तो है, बट फिर वो ये सब भी फिर आएगा, चैलेंज भी है कैसे लाइक इस को कर पाओगे आप, ठीक है। रजिस्टरिंग है ना फॉरेन कंट्री बेसिकली, तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बेटर IP प्रोटेक्शन होना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी कहने की बात, कि फ्लिपिंग का मतलब है कि फॉरेन कंट्री में जाके रजिस्टर होना है। अब उसके लिए फिर आपको साथ दिक्कत। उसके बाद लो यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशन, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 में देखो और उसका सेक्शन 80 IAC उठा लो, तो उसमें 1% स्टार्टअप ही हैं जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। अब सोचो आप, इंफ्रास्ट्रक्चर की आपके साथ समस्या है, अनसर्टेनिटी, एंजल इन्वेस्टर जितने भी फंड देने वाली कंपनीज हैं, फंडिंग करती हैं, बिकम अवेलेबल टू स्टार्टअप ओनली तब जब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैज़ बिन प्रोवाइडेड। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है, अब कई के बाद नहीं होगा तो फिर उसके लिए कुछ आपके पास प्रोविजन ही नहीं है। तो कमेटी ने रिकमेंडेशन देते हुए बोला है कि सबसे पहले एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को इनकरेज किया जाए, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इस्तेमाल किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए, और सबसे पहले एग्रीकल्चर में आप प्रमोट करो इन चीज़ों को। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो अनइंटरप्टेड उनको एक्सेस दो ना कैपिटल का, पैसे दो उनको ला के। आप डायरेक्ट आपका ओवरसीज़ में है ना स्टार्टअप्स होने चाहिए, क्रिएट होने चाहिए। आप रिवर्स फ्लिपिंग करना ताकि शुरू कर दो, वो आपकी कंट्री में आए और आप उनको चेक करके दो कि हाँ भाई बेटर IP है या नहीं है, या डायरेक्ट ओवरसीज़ लिस्टिंग कैसे करोगे आप, वो सब चीज़ें आपको संभाल के रखनी चाहिए। उसके बाद अमेंडमेंट टू इनकम टैक्स में आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि भैया आप खाली एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स आर टैक्स ओनली एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ शेयर्स, नॉट ऑन नोशनल गेन्स, तो फिर वो भी ध्यान में रखो। फिर डायनेमिक टेस्टिंग होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन सिस्टम्स होने चाहिए, आप टैलेंट गैप को फिल करो, इनकरेज करो पार्टनरशिप को। तो ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक डीप टेक स्टार्टअप आपका एक आया था। डीप टेक स्टार्टअप्स का ध्यान रखना, उसका मतलब है कि वो ना अभी भी जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो ना सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अनएक्सप्लोर्ड पाथवे का भी, तभी उनका नाम है डीप टेक स्टार्टअप, ठीक है। अभी हम मल्टीपल डिसिप्लिन्स में से सारी चीज़ों को निकाल कर आपको चीज़ें दिखाते हैं। देखो किसी भी बिजनेस को आप खोलते हो ना, तो यू शुड हैव द मल्टीपल टैलेंट, तभी एक बंदे के बस का नहीं होता। तभी आप देखो सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, उसको कन्वर्ट होना ही पड़ता है पार्टनरशिप में या किसी ना किसी दूसरे सिस्टम में आना पड़ता है। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने में आपको इसलिए लोग चाहिए, बिकॉज यू नीड द मल्टीपल डिसिप्लिन प्लस लोग चाहिए आपको। तो मल्टीपल डिसिप्लिन एक बंदे में नहीं होगी, वो आपको कई जगह से निकालनी पड़ेगी। डीप टेक स्टार्टअप्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखो। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अनसर्टेनिटी का, क्योंकि टेक्निकल और साइंटिफिक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। मल्टीपल डिसिप्लिन होने से आपको नए सोल्यूशंस एग्जिस्टिंग इशूज़ के निकालने पड़ेंगे। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंडेड डेवलपमेंट टाइमलाइंस। अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजीज हैं कुछ कुछ, उसको कैसे आप लेकर आओगे। फोकस एरिया आपका क्या होना चाहिए, स्टार्टअप्स, साइंस, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो इसको डीप टेक में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके ना डीप टेक स्टार्टअप्स का ये आपको फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट आपका शुरू होता है गाइस CSR की स्पेंडिंग इंडिया में। देखो CSR बोले तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिसेंटली CSR का स्पेंडिंग का डेटा निकल कर आया। कौन रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसको रिलीज़ करता है। अब CSR एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा हो तो कंपनी क्या करती है, बेसिकली कंपनी यहाँ पर कंपनी को कहा जाता है भैया बिजनेस एथिक्स को फॉलो करो, यानी कि बिजनेस प्रॉफिट तो अर्न करो लेकिन साथ साथ सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न को भी दिमाग में रखते हुए काम करो। अपने हर डिसीजन में सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न्स को लेकर आओ। तो सेल्फ रेगुलेशंस करने की ज़रूरत है। बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी है कि वो कमिटमेंट करे, कंट्रीब्यूट करे कम्युनिटीज़ के लिए, सोसाइटीज़ के लिए। तो CSR के लिए इसीलिए सेक्शन 135 कंपनीज एक्ट 2013 में डाला गया है।
इसमें शेड्यूल भी है, 7th आपका एक्ट में है, उसमें लिस्ट करा हुआ एक्टिविटी जो आप CSR में कर सकते हो। तो इंडिया ऐसी पहली कंट्री जिसने स्टैट्यूटरी मैंडेट करा है CSR को फॉर स्पेसिफाइड कंपनीज। CSR के लिए कौन कंपनीज पे अप्लीकेबल हो जाता है, तो ध्यान रखना, जिसका भी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो आप समझ लो उस पर CSR एप्लीकेबल हो गया। अब CSR का सिग्निफिकेंस ये होता है कि इसमें सोसाइटल जो कंट्रीब्यूशन है आपके, वो कंपनी के आपके ऐड हो जाते हैं, आपकी ब्रांड इमेज में इसमें पॉजिटिविटी आती है, आपको लोग अच्छे उसकी तरह देख रहे होते हैं, एक अच्छी कंपनी की तरह देख रहे होते हैं, आपकी इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ वेल्थ आपकी क्रिएट हो सकती है। आप बात को समझ रहे हो मेरी, कि आपकी इमेज पे, आपकी जो आप पब्लिक रिलेशन मैनेजर को एक्स्ट्रा ज़्यादा एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे, उसकी इमेज इस तरह से भी अच्छी होगी। अब इश्यूज़ क्या है हमारे साथ CSR स्पेंडिंग में? एक तो देखो प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, कौन दे रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी, लोकल इम्प्लीमेंटेशन, ये नहीं है। उसके बाद रेगुलेटरी लाइबिलिटी को अवॉइड करने पे फोकस है। जितनी भी कंपनीज हैं उनका अप्रोच क्या है टुवर्ड्स CSR सेंटर्स। जोग्राफिकल बायस क्या होता है कि KPMG की रिपोर्ट थी, उसमें कंपनी का जो ट्रेंड है ना टू स्पेंड देयर CSR फंड, वो आपके ज़्यादातर 2 स्टेट में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र कर्नाटका में इकोनॉमिकली डेवलप स्टेट है तो वहाँ CSR फंड ज़्यादा दिखेगा, और बाकी स्टेट में जहाँ नहीं है वहाँ नहीं दिखता। तो अकॉर्डिंग टू लो स्पेंडिंग का देखो ना आप कितना ज़्यादा दिक्कत है। कंट्री में 100 लार्जेस्ट कंपनीज हैं, वो देती ही नहीं CSR एक्टिविटीज़ में, फंडिंग ही नहीं देती। सोचो 52 आउट ऑफ द 100 कंट्री लगाओ, कितना कम। फेल टू स्पेंड रिक्वायर्ड 2% CSR एक्टिविटी में फंड नहीं दे पा रही है वो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं है तो उनको लगता है छोड़ो जी, लोकल कम्युनिटी कोई इंटरेस्ट दिखाती नहीं है तो छोड़ो, कौन करे। नॉन अवेलेबिलिटी है वेल ऑर्गेनाइज NGOs की, कि वो जाके रियल नीड्स कम्युनिटी को समझाएं, ये सब नहीं होता। अब क्या किया जाए, देखो प्रॉब्लम कोई सोल्यूशन बनाओ, आप जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसमें जाओ और उसकी एफिशिएंसी को एनहांस करो। तो सबसे पहला काम बोला गया बॉटम अप अप्रोच, यानी कि आप जाकर लोकल नीड्स समझो। पहले आप जब भी मान लो आप एक कॉटेज इंडस्ट्री में कह रहे हो कि हम इन्वेस्ट करो, आपको लग रहा है वहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री अच्छी बैठेगी तो आप करो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लोग माइग्रेट नहीं होंगे। क्यों आप किसी काम के लिए दिल्ली आओ, मुंबई आओ, बेंगलोर आओ, चेन्नई आओ, मत कहो ना। आप उसी जगह पर, आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हो, आप वहाँ के हिसाब से जो वहाँ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, वहाँ की जनता को जो स्किल्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम कर दो। CSR हो गया ना काम एक। उसके बाद आप ना सोशल वेलफेयर को तवज्जो दो, प्रायोरिटाइज करो आप उनको। फॉर एग्जाम्पल इंश्योर करो इक्विटेबल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स का फ्रॉम माइनिंग है, सेलिंग ऑफ माइनर प्रोडक्ट प्रोड्यूस लाइक दिस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, प्रोग्राम इवेल्युएशन, ये सब चीज़ें करो। डाइवर्सिफिकेशन करो, आप इन्वेस्टमेंट करो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन में, ये सब चीज़ें अलाइनमेंट करो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वलिटी, सस्टेनेबल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके CSR इनिशिएटिव्स में, आपकी इन्हांस करेगा वो अवेयरनेस, सेंसिटाइज करेगा लोकल पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट गाइस आपका आर्टिकल आता है दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यानी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग अनाउंस कर दी गवर्नमेंट ने कि भैया 2 करोड़ से ज़्यादा जो वुमेन है, 2 करोड़ वुमेन्स के लिए अंडर लखपति दीदी स्कीम है ये, जिसमें आपको बेसिकली स्टार्टअप दिया जाएगा, स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए इनकरेज करा जाएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत क्या हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है 2 करोड़ वुमेन्स को। एक स्कीम है जिसका नाम है लखपति दीदी स्कीम। अब लखपति दीदी स्कीम में गाइस ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखो, इसमें रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन है वो एटलीस्ट 1 लाख पर एनम अर्न कर पाए, इसलिए है। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च करी है, ठीक है। इसमें वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है, यहाँ पर ध्यान में रखना। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, तो कुछ नहीं बल्कि एक विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, जिसमें 10 से 20 वो लोकल वुमेन्स होती हैं, वॉलंटरी नेचर में है। और इंडिया में अब 1.2 करोड़ SHGs हैं, जिसमें 88% जो है वुमेन बेस्ड है। SHG की बहुत सक्सेस स्टोरीज आपको देखने को मिलेगी, कुदमश्री केरला में, जीविका बिहार में, महिला आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र में, लूम्स लद्दाख में। यहाँ पे SHG बहुत कमाल का काम किया है। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का वुमेन की पावरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। इकोनॉमिक स्फेयर में, सोशल स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में बहुत मदद मिलती है। इकोनॉमिक स्फेयर में देखो एक उसको ना एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर क्रिएट होगा उस जगह पर, उनकी स्किल्स बढ़ेगी, वो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेजमेंट देखते हुए पाएंगी, उनकी डिसीजन मेकिंग सुधरेगी, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है आपका रूरल एरियाज का वो राइज करेगा और बढ़ाएगा, डेफिनेटली बढ़ा है। प्लीज चेक द इकोनॉमिक सर्वे 22-23, वहाँ लिखा हुआ है कि 2018 में जो 19.7% था वो 27.7% हो गया 2021 में। तो एक रूरल और अर्बन इंडिया का गैप भी भरना शुरू हो जाएगा।
सोशल स्फेयर में देखोगे तो स्ट्रॉन्गर लोकल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, सोशल कैपिटल इन्हांस होगी बेसिकली, समझ रहे हो आप, फैमिली डिसीजन मेकिंग उनकी बढ़ेगी और आपका जो 2030 का अचीवमेंट एसडीजी गोल्स है वो भी फुलफिल होगा। 5th नंबर का गोल क्या था? जेंडर इक्वालिटी। 16 नंबर का क्या था? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। डिजास्टर में भी फिर वुमेन को एक अच्छा मिलेगा, मास्क बनाएगी, सैनिटाइजर बनाएगी, प्रोटेक्टिव गियर बनाएगी, तो वहां पर भी एक अच्छा काम हो रहा है। पॉलिटिकल स्फेयर में उसको राइट्स नहीं मिलेगा। आप सोचो ना, पैसा होगा तो डेफिनेटली उसकी अपनी फैमिली में भी राइज होगी, उसकी स्टेटस बढ़ेगा, पॉलिटिकली भी शी कैन अप्लाई टू द प्रेशर ग्रुप में जा सकती हैं, एक्टिविज्म में काम कर सकती हैं किसी भी तरीके का, अगर कोई चेंजेस उन्हें चाहिए तो उससे फ़ायदा होगा गाइस। लेकिन फिर भी इंडिया में कई सारे ऐसे फेजेस हैं जहाँ चैलेंजेस हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके। पहली दिक्कत फिनेंस की प्रॉब्लम है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये सारे के सारे अगर आप कंपेयर करो, ऐसे चीज़ के पास इतना फंड नहीं होता, कोऑपरेशन भी नहीं है। एचजीजी मेंबर्स जो होते हैं उनके पास कोऑपरेशन नहीं होता है, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट कास्ट और रिलीजन से लेकर आए होते हैं। और तीसरी चीज़ है पेट्रियार्की की प्रॉब्लम। वुमेन को एज अ फेस फॉर बिजनेस तो माना ही नहीं जाता। अरे उनको लगता है अरे ये वुमेन कैसे कर पाएगी ये काम, तो पेट्रियार्कल क्राइसिस। उसके बाद लिमिटेड डेफिनेशन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, शी कैन नॉट हैव मोर देन 20 मेंबर्स, पुअर मार्केटिंग है उसका, कंडक्ट गुड प्रोडक्ट है, टीम होने के बावजूद भी उसकी मार्केटिंग ना होने की वजह से उसका सामान मार्केट तक पहुंच ही नहीं सकता, तो कहाँ प्रॉफिट वो कमा रही है। उसके बाद लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद भी कोर वैल्यू बिजनेस, ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, लैकनेस है यहाँ पर। तो गाइस इनिशिएटिव लिए गए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, किया जा रहा है। कई सारी स्कीम्स हैं जिसमें आप देख लो, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है आपकी जो 2014 में आई थी, दीनदयाल उपाध्याय पहले भी आई थी, तो कई तरह की स्कीम्स की तरह कोशिश की जा रही है। तो वे फॉरवर्ड में यही बोलता है कि पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो ऐसा डिज़ाइन करें, ऐसी एक्टिविटीज़ उनके लिए डिज़ाइन करें कि उनका लाइवलीहुड बचा रहे। जेंडर न्यूट्रल इकोसिस्टम क्रिएट करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि रेड टेपिज्म हटाओ, ट्रेनिंग दो, एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर दो, कैपेसिटी डेवलपमेंट करो, आप ट्रेनिंग सेंटर्स खोलो, आप इम्प्रूव करो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सपोर्ट दो, फंडिंग दो। आप समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो डेफिनेटली यू विल राइज इनटू दी गुड्स फेयर, है ना, एक अच्छे इस पे जा सकते हो आप। तो गाइस दीज आर द 3 टॉपिक्स टुडे। अगले टॉपिक्स कल के लिए हम छोड़ते हैं, कल मिलेंगे उसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। If you have any doubt related to any of the article, please let us know in the comment section. Thank you so much. Have a nice day.